रात के 8 बज चुके हैं और मैं हूं आप सभी के सामने फिर से एक क्राइम की कहानी को लेके, एक क्राइम की घटना को लेके। दोस्तों, आज के दिन आप लोग को जो कहानी मैं आप लोग को सुनाऊंगा, इसे सुनकर मेरा दिल सहर उठा और मैंने सोचा कि इस कहानी को एक बार ना सुनाया जाए, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि कुछ कहानियों को सुनाने की हिम्मत नहीं हो पाती। जैसे कोलकाता वाला जो केस हुआ था, हालांकि बहुत सारे लोगों ने उस स्टोरी को डाला था, लेकिन मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी कि मैं उस केस को कवर कर पाऊँ, क्योंकि उस केस के अंदर जो लेडी डॉक्टर थी उसके साथ में इतनी बड़ी दरिंदगी हुई थी, इतनी बड़ी हैवानियत हुई थी कि उससे शब्दों में बयां कर पाना मुश्किल था। इसी तरीके का ये जो केस है, आज जब मेरे सामने आया तो मैंने सोचा कि एक बार को ना सुनाऊं, लेकिन फिर मैंने सोचा कि मेरा तो काम ही यही है, मेरा कर्तव्य है कि मैं आप लोगों तक क्राइम पहुंचाऊं, ताकि कम से कम आप लोग क्राइम से, क्राइम करने वालों से सतर्क रह सकें। तो आज की कहानी के अंदर एक ऐसे शख्स का चेहरा होता है कि जब पुलिस अपनी कड़ी मशक्क़त और मेहनत के बाद में उस शख्स तक पहुंचती है, तो उसके बाद में वो शख्स बताता है कि पहले तो उसने उस लड़की के साथ में रेप किया। जब उसकी मौत हो गई तो उसकी डेड बॉडी के साथ में उसने 2 बार रेप किया है। यहाँ तक नहीं, वो 5 और केसों के बारे में खुलासा करता है। क्या थे वो 5 केस और क्या किया था इस लड़की के साथ में इसने, ये पूरी कहानी मैं आप लोगों को सिलसिलेवार तरीके से सुनाऊंगा। और इसमें पुलिस की जो तफ्तीश है उसको आप लोग देखेंगे तो आप लोग सैल्यूट करेंगे पुलिस को, काम को। तो पूरी कहानी सिलसिलेवार तरीके से सुनाने वाला हूँ, आप लोग बस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। और दोस्तों, बात करें अगर आज की कहानी की, तो आज की कहानी की शुरुआत होती है गुजरात से। गुजरात में एक जगह पड़ती है बलसाड़, और दोस्तों इसी बलसाड़ के अंतर्गत एक जगह पड़ती है पारडी तालुका और मोती लाई इलाका, जो मोती बलाई इलाका। इसी पारडी तालुका में मोती बलाई इलाके के अंतर्गत एक परिवार रहा करता है। इस परिवार में एक लड़की है। अब चूंकि ये ऐसा केस इस लड़की के साथ में हुआ है तो नाम पता बताना भी सही नहीं होगा, क्योंकि परिवार की इज्जत जो होती है उसको बनाए रखना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसी पारडी तालुका के मोती बलाई इलाके में ये जो परिवार रहता है, इस परिवार में एक लड़की है, बीकॉम सेकेंड ईयर की छात्र है। बात कर रहा हूँ मैं 14 नवंबर साल 2024 की। 14 नवंबर साल 2024 को ये लड़की अपने घर से ये कहकर निकलती है कि मुझे ट्यूशन जाना है। आमतौर पर इस दिन, हर दिन ये लड़की इसी समय पर ट्यूशन जाया करती थी। लड़की घर से ट्यूशन के लिए निकल जाती है। उसके बाद में घर परिवार वाले अपने कामों में व्यस्त हो जाते हैं। लड़की ट्यूशन के लिए जा चुकी थी। अमूमन जिस टाइम पर उसकी ट्यूशन से छुट्टी होती थी उसी टाइम पर वो आ जाया करती थी। लिहाजा आज ये लड़की अपने टाइम के मुताबिक घर नहीं पहुंची थी। जब ये लड़की घर नहीं पहुंचती है तो इसके परिवार वालों को इसकी चिंता होती है। लड़की के परिवार वालों को जब लड़की की चिंता होती है तो परिवार वाले लड़की को ढूंढने के लिए निकलते हैं। कड़ी मेहनत, कड़ी मशक्क़त के बाद में सारी सहेलियाँ, सारे कोचिंग सेंटर जहाँ पर वो जाती थी, सब जगह पता लगाने के बाद भी जब इस लड़की का पता नहीं चलता है तो आखिरकार परिवार वाले थक हार कर इसी पारडी पुलिस थाने में पहुंचते हैं। पुलिस थाने में पहुंचने के बाद में अपनी बेटी की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराते हैं। लेकिन दोस्तों, पुलिस भी इस मामले को बहुत ज़्यादा गंभीरता से लेती है। पुलिस टीमों का गठन करती है। उसके बाद में इस लड़की को ढूंढने की कोशिश करती है। सबसे पहले लड़की के घर से कोचिंग सेंटर तक आने जाने वाले जितने भी सीसीटीवी कैमरास होते हैं उनको चेक किया जाता है। लड़की घर से कोचिंग सेंटर जाने के लिए ही निकली थी, तो घर से जब सीसीटीवी कैमरास चेक किए जाते हैं तो लड़की वाकई में कोचिंग सेंटर में घुसती हुई दिखाई पड़ती है। जब तक उसका समय था कोचिंग पढ़ने का, कोचिंग पढ़ती है। कोचिंग पढ़ने के बाद में वापस से उस कोचिंग सेंटर से निकलती है, अकेली ही आ रही थी। उसके बाद में मोतीबला फाटक, यहाँ तक लड़की आती हुई दिखाई पड़ती है। उसके बाद से लड़की ओझल हो जाती है। अब जब यहीं तक पुलिस उसकी लोकेशन को ट्रैक कर पा रही थी, लिहाजा पुलिस वाले अब इस इलाके में जो मोतीबला फाटक के आसपास का जो झाड़ियाँ वगैरह हैं यहाँ पर ढूंढने की कोशिश करते हैं। तो वहीं पर आखिरकार इस लड़की का शव मिल जाता है। जब लड़की का शव मिलता है, घर परिवार वालों का बुरा हाल हो जाता है। लिहाजा पुलिस वाले इस शव को अपनी कस्टडी में लेके तुरंत इसे पोस्टमार्टम के लिए भेज देते हैं, क्योंकि पोस्टमार्टम की जो रिपोर्ट आएगी उसमें खुलासा हो सकता है सही तरीके से क्या हुआ है, क्या नहीं हुआ है। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आती है और रिपोर्ट के अंदर जो खुलासा होता है, यकीनन दोस्तों आप लोग सुनेंगे तो सुन के आप लोग हैरत करेंगे। दरअसल इस लड़की के साथ में रेप किया गया था, इसकी पुष्टि हुई। उसके बाद में शायद इसकी डेड बॉडी के साथ भी रेप किया गया, इसकी पुष्टि हुई। और गला दबाकर इसकी हत्या की गई, इसकी पुष्टि हुई।
लिहाजा पुलिस इस पूरे मामले को दर्ज करती है, अज्ञात के खिलाफ हत्या और रेप का मुकदमा दर्ज करती है और इस पूरे केस को सुलझाने के लिए अपनी एड़ी चोटी का जोर लगाना शुरू कर देती है। लिहाजा पुलिस वाले इस पूरे केस को सुलझाने के लिए सबसे पहले जो डेड बॉडी के पास में छानबीन की गई थी, तो वहाँ से पुलिस को एक खाली बैग और एक टी शर्ट मिली थी। इसके लिए पुलिस लगभग 10 टीमों का गठन करती है, 10 टीमें बनाई जाती हैं और कम से कम तकरीबन 2000 सीसीटीवी कैमरे जो होते हैं वो सीसीटीवी कैमरे खंगाले जाते हैं। अब छात्रा के पास से एक बैग और एक टी शर्ट मिली थी, लिहाजा सबूत के तौर पर पुलिस के पास बस यही था। इसलिए पुलिस इस बैग और टी शर्ट को लेती है और इसके आधार पर छानबीन करना शुरू करती है। लिहाजा पुलिस वाले जो होते हैं वो रेलवे ट्रैक के आसपास जितने भी सीसीटीवी फुटेज होती हैं उन सबको खंगालने की कोशिश करती हैं। साथ के साथ पार्किंग के इलाके में जो सीसीटीवी फुटेज पुलिस ने खंगाली थी उसमें पता चला कि एक व्यक्ति है जो इसी तरीके का बैग और इसी कलर की टी शर्ट पहने हुए इधर आता हुआ दिखाई पड़ा है। लिहाजा उस व्यक्ति की वो जो फुटेज कैद हुई थी उसकी क्लिप निकाली जाती है, उसका स्क्रीनशॉट लिया जाता है और गुजरात में अलग अलग जगहों पर पुलिस थाने में भेज दिया जाता है। जब अलग अलग जगहों पर इस व्यक्ति की फुटेज भेजी जाती है तो खबर मिलती है कि इसी तरीके का एक व्यक्ति जो फुटेज भेजी गई है ये आरोपी चोरी की एक वारदात में सूरत की एक जेल जो लाजपुर जेल है उसमें बंद रहा है और इसी साल यानी मई में वो जमानत पर रिहा हुआ था। अब जब पुलिस को इस तरीके की जानकारी मिलती है कि गुजरात की लाजपुर जेल में ये कैदी जो है बंद रहा था, मई के महीने में छूटा था, लिहाजा पुलिस की कुछ टीमें लाजपुर जेल पहुंचती हैं। जो कैदी इसके साथ रहे थे उन्हें ये फुटेज दिखाया जाता है, पता किया जाता है कि ये व्यक्ति कौन है। हो सकता है कि जेल के अंदर किसी से घनिष्ठ संबंध रहे हों, वो इसके बारे में बता सके। तो जेल के अंदर जब पुलिस अपनी पूछताछ करती है तो पता चलता है कि ये जो व्यक्ति था हरियाणा के रोहतक का रहने वाला था। लिहाजा पुलिस की जो एक टीम होती है तुरंत हरियाणा के रोहतक के लिए निकलती है। हरियाणा के रोहतक में जब पहुंचती है इस व्यक्ति के बारे में पता किया जाता है तो पता ये चलता है कि ये व्यक्ति कई वर्षों से हरियाणा आया ही नहीं है। दरअसल चोरी के मामलों के चलते इसके परिवार ने इसे घर से निकाल दिया था और अब तो इसके पिता की भी मृत्यु हो चुकी है, लेकिन उसके बावजूद भी इसे किसी के भी द्वारा हरियाणा के अंदर कभी देखा ही नहीं गया। उसके बाद में इधर 10 टीमें इस पूरे केस को सुलझाने की कोशिश कर रही थीं। जितनी भी सबूत, जितनी भी चीज़ें, जितनी भी जानकारियां इस व्यक्ति के लिए मिल रही थीं तो उसमें ये पता चला कि ये जो व्यक्ति है इसका आपराधिक इतिहास जो रहा है वो ये रहा है कि ये व्यक्ति ट्रेनों के अंदर ही इस तरीके के काम किया करता था। लिहाजा जो पुलिस होती है आरपीएफ और जीआरपी के वरिष्ठ अधिकारियों से मुलाकात करती है और उनके साथ में मिलकर एक संयुक्त अभियान चलाया जाता है। लिहाजा पुलिस ये जो ऑपरेशन चला रही थी इसमें गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश के राज्यों की जो पुलिस थी उनके बड़े अधिकारी शामिल हुए थे। एक व्हाट्सएप ग्रुप भी बनाया गया और सोशल मीडिया के इस ग्रुप में छोटी छोटी जानकारियां जो थीं वो साझा की गई, जिससे परिणाम ये हुआ, जिसका फ़ायदा ये हुआ कि बापी रेलवे स्टेशन पर जब ये आरोपी वारदात के 11वें दिन पहुंचता है यानी 24 नवंबर साल 2024 को जब ये बापी रेलवे स्टेशन पर पहुंचता है तो तुरंत पुलिस की गिरफ्त में आ जाता है। अब दोस्तों जब ये व्यक्ति पुलिस की गिरफ्त में आता है पुलिस तो तुरंत इसे गिरफ्तार कर सीधा इसे पुलिस थाने लेके पहुंचती है और पुलिस थाने ले जाने के बाद में अब इसे फ्रंट सीट पर बैठाया जाता है और फ्रंट सीट पर बैठाने के बाद में जब इससे पूछताछ की जाती है तो ये व्यक्ति शुरुआत में तो पुलिस को भरपूर घुमाने की कोशिश करता है क्योंकि शातिर व्यक्ति था, चालाक था, एक सीरियल किलर के तौर पर इसने काम किया था। चूँकि आगे आप लोग छानबीन में सुनेंगे जिस तरीके से इसने अपने जुर्म कबूल करे तो आप लोग इसे एक सीरियल किलर ही बोलेंगे। तो जब पुलिस ने इससे सख्ती से पूछताछ की तो इसने अपना जुर्म कबूल किया और इसने बताया कि ये बापी में एक ढाबे पे नौकरी कर चुका है और जिस दिन इसने उस छात्रा के साथ में वारदात को अंजाम दिया था वो इसी ढाबे के मालिक से अपने पैसे लेने आया था। वापस जाने के लिए वो दूसरी ट्रेन का इंतज़ार कर रहा था। जब वो दूसरी ट्रेन का इंतज़ार कर रहा था तो उसी समय ये जो छात्रा थी ये अपनी ट्यूशन से घर लौट रही थी। जब ये अपनी ट्यूशन से घर लौट रही थी तो उसी दौरान मेरी नज़र इसके ऊपर पड़ी। जब मेरी नज़र इसके ऊपर पड़ी तो मैंने इसका पीछा किया और उसके बाद में जब ये रेलवे ट्रैक के आसपास जैसे ही सुनसान इलाका आता है मैं इसके पीछे पहुँचता हूँ, इसका मुंह दबा लेता हूँ और झाड़ियों के पीछे ले जाता हूँ और वहीं पर झाड़ियों के पीछे ले जाकर मैं इसका दुष्कर्म करता हूँ और दुष्कर्म करने के बाद में इसकी हत्या कर देता हूँ। उसके बाद में आरोपी राहुल ने कबूल किया कि इस वारदात के एक दिन पहले ही उसने तेलंगाना के सिकंदराबाद में भी लूट के दौरान एक महिला की हत्या की थी। वहीं इससे पहले उसने अक्टूबर में महाराष्ट्र के सोलपुर रेलवे स्टेशन के पास ट्रेन में एक महिला के साथ दुष्कर्म किया था और दुष्कर्म करने के बाद में उसकी हत्या कर दी थी। अक्टूबर में उसने पश्चिम बंगाल के हावड़ा स्टेशन के पास एक बुजुर्ग व्यक्ति को लूटने के बाद चाकू से गोद कर उसकी हत्या कर दी थी।
अक्टूबर में ही उसने कर्नाटक के मुल्की स्टेशन पर बीड़ी ना देने की एक मामूली सी बात पर एक यात्री की चाकू मारकर हत्या कर दी थी। दोस्तों, जब ये व्यक्ति अपने इस तरीके के क्राइम कबूल कर रहा था पुलिस के सामने, तो पुलिस बड़ा हैरत में थी। पुलिस ये सोच रही थी कि ये व्यक्ति इंसानों को सिर्फ मामूली सी बात पर ही मार दिया करता था। बलसाइड के एसपी करण राज बोघाला ने यह भी बताया कि आरोपी की बातों और उसके व्यवहार से ये लगता था कि ये बहुत ही शातिर किस्म का आरोपी है। पूछताछ में उसने कुछ अनसुलझे अपराधों का खुलासा होने की भी संभावना जताई है। इस मामले में बलसाइड पुलिस ने इसे कोर्ट में पेश किया है और 5 दिसंबर तक इसे रिमांड पर भी लिया गया है। दोस्तों, इस व्यक्ति की सबसे खास बात ये थी कि ये आरोपी चोरी लूटपाट की वारदातों को अंजाम देते हुए उस पर अलग अलग राज्यों में चोरी के 13 मामले दर्ज हैं और वह खासकर रात में ट्रेनों में सफ़र करने वाले यात्रियों की कीमती सामान चोरी करता था और अगर कोई देने में आनाकानी करता था तो उसकी हत्या कर दिया करता था। और दोस्तों, जब ये आरोपी गिरफ्तार हुआ था तो इस पर 10,000 रुपये की कीमत के विदेशी जूते थे। ये उन विदेशी जूतों को पहना हुआ था जिसे शायद उसने ट्रेन से ही चुराया था। राजस्थान, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड में ट्रकों से तेल चुराने और गैर कानूनी हथियारों के मामले में भी ये जो व्यक्ति है ये जेल जा चुका है। और दोस्तों, सबसे दरिंदगी वाली बात जो इस व्यक्ति ने कबूली थी वो ये थी कि जिस छात्रा का इसने रेप किया था वो उसका रेप करने, उसकी हत्या करने के बाद में वापस लौटा था और उसकी डेड बॉडी के साथ भी 2 बार उसने रेप किया था। दोस्तों, ऐसे शातिर दरिंदे को किस तरीके की सज़ा मिलनी चाहिए आप लोग कमेंट्स करके ज़रूर से ज़रूर बताइएगा। और कल के दिन आप लोग के कुछ कमेंट्स भी हैं, वक्त होता है कि आप लोग के कमेंट्स पढ़ लिए जाएं। सो दोस्तों, कल के दिन जो कमेंट्स हैं इसमें शील निधि लिखते हैं, पहले क्राइम स्टोरी मैं सुनता था, अब परिवार के सब लोग इंतजार करते हैं आपका चैनल का। शील निधि शर्मा हरिद्वार उत्तराखंड से हमारी कहानी सुनते हैं, तो भाई आपका तहे दिल से मैं शुक्रगुजार हूँ, आपकी फैमिली का भी। उसके बाद में सोहनलाल सेतिया हैं, लिखते हैं बहुत अच्छी कहानी है, आपकी कहानी सुनाने का तरीका बहुत ही अच्छा है। तो सोहनलाल सेतिया जी आपका तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। उसके बाद में राजेंद्र कुमार हैं, लिखते हैं चारों चैनल का नाम आपने सही बताया, मैं इन चारों की स्टोरी रोज़ सुनता हूं। तो राजेंद्र कुमार जी आपका बहुत शुक्रिया। राजू हैं, लिखते हैं गुड, तो राजू जी आपका बहुत शुक्रिया। उसके बाद में राजकिशोर चौरसिया हैं, ये लिखते हैं महाराष्ट्र से हमने ये कहानी सुनी, बहुत ही दुखद भरी कहानी थी। तो राजकिशोर चौरसिया जी आपका तहे दिल से शुक्रिया। उसके बाद में रोमो हैं, रोमो लिखते हैं नाइस, तो भैया बहुत शुक्रिया। कुछ औरतें औरतों के नाम पे कलंक होती हैं, बेचैन गोंडा कैमरून से, तो भाई आपका तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। राजेंद्र कुमार हैं, लिखते हैं कल का मेरा कमेंट्स नहीं सुनाया आपने। तो राजेंद्र कुमार जी, हो सकता है कि बाई मिस्टेक मिसिंग रह गया हो, लेकिन अगर आपने कल की स्टोरी पे कमेंट्स किया होगा तो मिस नहीं रहा होगा। हो सकता है कि आपने परसों वाली स्टोरी पे कमेंट्स किया हो। तो आप लोगों से यही कहता हूँ कि सब लोगों से कि आप लोग लेटेस्ट वाली जो कहानी होती है उस पर कमेंट्स करा करें। लाइक अब्बास हैं, लिखते हैं गुड जॉब शाबिश भाई। लाइक अब्बास गुलिस्तानाज बागपत यूपी से कहानी सुनते हैं, शुक्रिया। हसीबुल अंसारी हैं, लिखते हैं अस्सलाम वालेकुम मलिक भाई, नाइस स्टोरी। हसीबुल अंसारी दुबई से कहानी सुनते हैं, आपका शुक्रिया। और उसके बाद में दी बैरिस्टर हैं, लिखते हैं पहले आप नंबर 2 थे मेरे लिए, अब आप नंबर 1 हैं। तो दी बैरिस्टर जी मैं आपका शुक्रगुजार हूँ, आप हमेशा मुझे बहुत अच्छा नवाजते हैं, बहुत प्यारे कमेंट्स करते हैं। अनिल कुमार हैं, लिखते हैं गुड स्टोरी जी। अनिल कुमार अमेरिका से कहानी सुनते हैं, तो अनिल कुमार जी आपका तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। मुकेश शर्मा हैं, लिखते हैं नमस्कार मलिक भाई साहब। नसरीन की कहानी सुनकर यही कहता हूँ कि अभी तक सुना था कि प्यार अंधा होता है, लेकिन वासना यानी हवस के बारे में यह कह सकता हूँ कि हवस अंधी और बहरी और पत्थर दिल होती है। बहुत अच्छी बात कही आपने, आपका शुक्रिया मुकेश शर्मा जी। हारून अंसारी हैं, लिखते हैं अस्सलाम वालेकुम मलिक भाई, मैं आपकी कहानी दुबई से सुनता हूं। तो हारून अंसारी जी आपका शुक्रगुजार हूं। विनोद खारे हैं, लिखते हैं चित्रा चरित्रम पुरुष भाग्य जानम दिव्यांतो कुत्तो। तो विनोद खारी जी आपका शुक्रिया। उसके बाद में गुरजोत सिंह हैं, लिखते हैं गुड नरेशन सर, लव फ्रॉम छत्तीसगढ़ चंडीगढ़, कीप इट अप भैया जी। तो भाई आपका बहुत शुक्रिया। उसके बाद में जाकिर हुसैन हैं, नसरीन के बारे में अपना कमेंट्स करते हैं, माँ के बारे में शुक्रगुजार हूँ आपका। सुनील त्यागी लिखते हैं हम दोनों पति पत्नी आपकी कहानी रोज़ सुनते हैं, रेनू सुनील त्यागी श्याना बुलंदशहर से। तो आप दोनों पति पत्नी का हमेशा से शुक्रगुजार हूँ। राजेंद्र कुमार लिखते हैं कलयुगी माँ, तो राजेंद्र कुमार जी आपका शुक्रिया। दिल बहादुर सिंह हैं, लिखते हैं उस माँ को कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए, थैंक यू मिस्टर मलिक। तो भाई दिल बहादुर सिंह जी आपका शुक्रिया। सुनील चौधरी सेंटर जिल बीकानेर से सुनते हैं, शुक्रिया। SK हैं, लिखते हैं भाई समीर ने फांसी नहीं लगाई थी बल्कि साहिल ने लगाई थी, आप थोड़ा ध्यान दिया करो। तो भाई माफ़ी चाहता हूँ। राजपुरा खबरनामा है, लिखते हैं शाबिश भाई नसरीन अपने जिस्म की भूख में मिटाने के लिए इतनी अंधी हो गई थी कि उसने अपने बेटे को भी नहीं छोड़ा। तनवी हैं, लिखते हैं मेरी बेटी की शादी हो गई अगले साल, अब मैं आपको अपने घर इनवाइट करना चाहती हूँ अपनी बेटी की शादी में, आप आओगे? मैं देहरादून उत्तराखंड से हूँ, आप आओगे? तो बहन मैं ज़रूर आऊँगा अगर आप इनवाइट करेंगी, अगर टाइम होगा। उसके बाद में दी वेस्ट हैं, लिखते हैं परफेक्टो। तो भाई आपका बहुत शुक्रिया।
दोस्तों ये कुछ प्यारे प्यारे कमेंट्स थे जो कल के दिन आप लोगों ने किए थे। आशा करता हूँ आज की जो कहानी है ये आप लोग को ज़रूर से ज़रूर पसंद आई होगी। मिलते हैं कल के दिन किसी और क्राइम स्टोरी के साथ में। जब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, देश का ख्याल रखिएगा, परिवार के रिश्तों की अहमियत को समझिएगा। जय हिंद, जय भारत।